जय हिंद। कल हम लोगों ने चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर 3 जो कि आपका मैट्रिक्स है, इसके बारे में समझेंगे क्या होती है मैट्रिक्स। तो जटिल गणना को हल करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, इसको हिंदी में आव्यूह बोलते हैं हम लोग। इसमें दो चीजें होती है, एक होता है आपका रो और एक होता है कॉलम। तो देखिए किस तरह से आपकी मैट्रिक्स ये बनती है। मैट्रिक्स को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए इक्वल टू इस तरह से। अगर रो कॉलम, सबसे पहले रो और कॉलम के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। रो और कॉलम क्या होता है। यहां से आप ये देखिए, मैं यहां से कोई भी नंबर लिख देता हूं, जैसे 3 4 5 और यहां से लिख देता हूं 5 9 7 8 6 5। इस तरह से हमने कोई भी यहां से ये मैट्रिक्स लिख दी। तो इसमें ये एक तो एलिमेंट हो गए आपके, ऑर्डर एक होता है ऑर्डर आपका। हम लोग इस चैप्टर में देखिए कई चीजों को समझेंगे। पहला आप समझेंगे यहां से ऑर्डर। ऑर्डर मतलब इसकी कोटि क्या है, कोटि क्या है, मैट्रिक्स की कोटि क्या है। दूसरा हम लोग समझेंगे कि आखिरकार इसकी कॉलम, कॉलम जो है क्या होता है, कॉलम क्या होता है, कॉलम के बारे में समझेंगे हम लोग, जिसको स्तंभ बोलते हैं हम लोग, स्तंभ बोलते हैं हम लोग। और तीसरी चीज समझेंगे हम लोग रो मतलब पंक्ति। तीसरी चीज इसकी पंक्ति के बारे में समझेंगे। ऑर्डर, स्तंभ, पंक्ति, ये जो है आपकी 3 स्टेज में हम लोग इन चीजों को समझते हैं। क्या होता है, सबसे पहले ऑर्डर के बारे में समझ लेते हैं हम लोग। ऑर्डर देखो ऑर्डर क्या होता है, ये आपकी है रो इस तरह से। अगर ये पहली रो है, ये आपकी दूसरी रो है, ये R1 इसको बोल सकते हो, ये R2 बोल सकते हो, इसको आप जो है R3 बोल सकते हो। ये हो गई आपकी रो, पंक्ति इस तरह से। जब कॉलेज में हम लोग एक लाइन में जब खड़े होते हैं, जब कोई प्रेयर कोई भी फंक्शन होता है तो रो में खड़े होते हैं हम लोग। तो रो देखो इस तरह से आपकी जो है लगती है। एक होता है स्तंभ, ये आपका स्तंभ है, ये इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम। इसको यहाँ से ये इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ये इस तरह से इसको बोलते हैं हम लोग स्तंभ। तो ये पूरी वैल्यू आपकी जो है, ये C1, ये आपका C2 और ये आपका C3। C4 मतलब कॉलम, R4 रो इस तरह से। तो ये कॉलम, जब आपने देखा होगा सादे विवाह में जब हम लोग जब जाते हैं वहां पर, तो रखा रहता है कि कॉलम कहां पर है, तो वही कॉलम। कॉलम का अगर आप देखो पहचानने के तरीका तो बहुत अच्छा है। कॉलम हमेशा आपके खड़े हुए होते हैं, तो देखो ये आपकी वैल्यू खड़ी हुई मिलेगी इस तरह से। तो ये कॉलम आपका हो गया। आप जरा ध्यान से देखो, ये इस तरह से तो कॉलम आपको खड़े हुए मिलेंगे, तो इसको कॉलम बोलते हैं हम लोग। ये और ये हो गया आपका रो, आपकी पंक्ति। तो इस तरह से अब आप ध्यान से देखो, आप लोग इसका ऑर्डर किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। रो और कॉलम, ऑर्डर जो बनता है आपका रो और कॉलम से बनता है। आप जरा ध्यान से देखो, एलिमेंट, सबसे पहले एलिमेंट की बात करें हम लोग, रो, रो कितनी है, रो कितनी है, तो रो है, आप जरा ध्यान से देखो R1 R2 R3। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इसको ऑर्डर लिखा जाता है, यहाँ पर ऑर्डर इसका लिखा जाएगा। तो ऑर्डर किस तरह से लिखा जाएगा, तो रो कितनी है बताओ, 3 इनटू, और कॉलम कितने बताओ, 1 2 3, 1 2 3, तो बताओ कितने हो गए, 3। तो इसका जो ऑर्डर हो गया 3/3 का हो गया। ऑर्डर इसका कितना हो गया, 3/3 का। तो इसलिए बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा, इससे ये भी पता लगता है कि इसमें कितने अवयव हैं। नेक्स्ट है आपका अवयव, अवयव कितने एलिमेंट है, ठीक है ना। एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट्स कितने हैं मतलब अवयव कितने हैं इसमें, इसकी जानकारी हमें मिलती है ऑर्डर के द्वारा। यदि इसकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 3 3 9, तो पता लग जाएगा कि ऑर्डर आखिरकार कितने अवयव है। आप चेक कर लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इससे पता लग जाता है, यदि ऑर्डर की आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो पता लग जाएगा कितने एलिमेंट इसके अंदर हैं। तो आप समझ गए होंगे, सबसे पहले कोटि, यही आपकी कोटि है, ठीक है ना। ऑर्डर यही आपकी कोटि है। ये कॉलम आप समझ चुके हो, कॉलम क्या होता है बताओ, ये कॉलम हो गया इसका। और पंक्ति, ये पंक्ति क्या होती है, ये पंक्ति। सादे विवाह में बजने वाले जो कॉलम होते हैं उन्हीं को कॉलम बोलते हैं हम लोग, ये खड़े होते हैं, जिससे हम लोग पहचान इसकी कर सकते हैं।
और ये रो हो गया आपका, और एलिमेंट कितने अवयव है। यदि ऑर्डर जो है यदि हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर दें तो पता लग जाएगा कितने उसमें अवयव हैं। तो इस तरह से गिनने की आवश्यकता नहीं है आपको कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हर बार आप मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा नहीं है। आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता लग जाएगा कितने अवयव इसमें हैं। तो चलिए इन चीजों को आप समझ गए होंगे, ऑर्डर और आपका कॉलम, रो और एलिमेंट्स मतलब अवयव। नेक्स्ट आपका इसकी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसके बाद छोटे छोटे एग्जांपल के द्वारा इसको समझेंगे। ये कांसेप्ट के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। देखो स्टैंडर्ड क्या है, मैं लिख देता हूं a इक्वल टू इस तरह से, पहला एलिमेंट a11 a11 a12 a13, इसको समझेंगे अभी किस तरह से मैं लिख रहा हूं इसको, a14 और डॉट डॉट मैं यहां से लगा रहा हूं a1 और n, इस तरह से। एक बीच में भी एक इसका आप यहां से अवयव ले सकते हो aij, ठीक है, aij नहीं भी लिखोगे चलेगा। उसके बाद ये तो हो गया पहला, पहली पंक्ति हो गई आपकी a11, देखो आप ध्यान से a11 a1, तो ये पहली पंक्ति है, इसमें पहला जो एलिमेंट, पहली जो यहाँ से वैल्यू रहती है वो रो को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से आप देखो ध्यान से 1 1 1 1, तो ये पहले जो पंक्ति है उसके लिए 1 1, इसलिए। अब दूसरी पंक्ति के लिए बताओ क्या आएगा, 2 a21 a21, 21 का मतलब ये होगा दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम। देखो आप ध्यान से, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तो इस तरह से 2 2 1 2 2 2 3 और ये हो जाएगा 2 4 और डॉट डॉट ये हो जाएगा 2n, इस तरह से। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति पहला कॉलम 3 1, उसके बाद तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 8 3 2, उसके बाद a3 3 और a3 4 और यहां से ये वैल्यू आपकी बनेगी और डॉट डॉट a3n, इस तरह से। अब इसको आगे मैं बढ़ा रहा हूं, डॉट 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 इस तरह से। अब बताओ 1 2 3 इस तरह से बनेगा, तो बताओ क्या बन जाएगा ऐसे am1 am1, ठीक है ना, am1 1 2 3 और लास्ट वाला जो टर्म बनेगा am1 बनेगा। ऐसे यहां पर डॉट डॉट करोगे आप लोग, और भी एलिमेंट बहुत सारे होंगे, तो ये बनेगा आपका 1 2 3, तो यहां से am2 am1 मतलब पहला कॉलम, m2 मतलब दूसरा कॉलम। इसी प्रकार यहां से इसको बनाओगे आप लोग am और 3 am3 इस तरह से, और यहां पर इसको बनाओगे डॉट डॉट am4 और इस तरह से वैल्यू आपकी बनती चली जाएगी। और ये लास्ट में आपका बनेगा, अब ध्यान से देखो 1 2 3, तो यहां बनेगा am और ये लास्ट में आपको चल रहा है n, इस तरह से। इस तरह से आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनी ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। आप ध्यान रखना इसको, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है मैट्रिक्स की, इसमें पता लग जाएगा कि कौन कौन से आपके रो है, कौन कौन से आपके कॉलम है। तो आप समझ गए होंगे, ये आपका जो है रो है, इसको बोल सकते हो आप r1, ये आप r2, इसी प्रकार डॉट 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 इस तरह से चल सकता हो। इसी प्रकार ये कॉलम बनेगा आपका c1, ये कॉलम बनेगा आपका c2, ये कॉलम बनेगा आपका c3, इस तरह से। अब ऑर्डर की बात करते हैं हम लोग, यदि ऑर्डर की बात करें तो इसमें कितने अवयव होंगे, तो आपको ध्यान रखना है, यदि ऑर्डर आपको पता करना है तो आप लास्ट वाले एलिमेंट से आप पहुंच सकते हैं। लास्ट वाले एलिमेंट, ये लास्ट एलिमेंट है ना, ये आपका ऑर्डर बताएगा। तो बताओ ऑर्डर क्या बता रहा है, ये बता रहा है पहला जो टर्म है आपका वो रो को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा टर्म जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से रो कितनी होंगी बताओ, इस पूरे इसमें मैट्रिक्स में m, और कॉलम कितने होंगे बताओ, इसमें कॉलम कितने होंगे बताओ, कॉलम होंगे n, इस तरह से। तो आप कह सकते हो इसका जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है, इसको हिंदी में हम लोग कोटि बोलते हैं। ये जो कोटि है इसकी m into m टर्म की है, m into m। अगर पूछे इसमें कितने अवयव होंगे, m into m। दोबारा इसको समझते हैं हम लोग, a1 2 1 3 1। आप देखो ये पहला यदि कॉलम है
तो सबके उसमें दूसरा जो है आपका कॉलम है 1 1 लगा हुआ है। पहला होता है रो, दूसरा कॉलम, इस तरह से रो इनटू कॉलम, ये मल्टीप्लाई होती है रो इनटू कॉलम, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, ये रो इनटू कॉलम, पहला है आपका रो, दूसरा कॉलम। तो कॉलम आप ध्यान से देखो 1 1 1, ये पहला कॉलम है आपका और लास्ट तक बनी है। दूसरा कॉलम देखो 2 2 2, लास्ट तक 2 है, इसलिए दूसरा कॉलम हो गया। इसी प्रकार ये तीसरा कॉलम हो जाएगा आपका 3 3 3 और ये तीसरा कॉलम 4 4, ये चौथा कॉलम हो जाएगा। इसी प्रकार आप डॉट डॉट कर दोगे तो ये n टर्म वाला कॉलम हो जाएगा, n n n, और ये लास्ट वाला टर्म n टर्म वाला कॉलम हो जाएगा। अब ये कॉलम के बारे में समझ गए हम लोग, अब समझते हैं हम लोग रो के बारे में। चलिए रो, ये पहली पंक्ति है आपकी, तो पहली पंक्ति में आपका ये जो पहला टर्म होगा ये रो को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप ध्यान से देखो 1 ही आएगा, क्योंकि पहली पंक्ति 1 तो लास्ट तक 1 ही आएगा। देखो 1 1 1 1 1। ये नंबर क्यों चेंजिंग हो रहे हैं बताओ? ये नंबर इसलिए चेंजिंग हो रहे हैं क्योंकि पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है। अब देखो ये है आपकी दूसरी पंक्ति, देखो 2 2 2 2, इस तरह से, इसका ये 3 3 3 3, इस तरह से, और देखो m m m m और लास्ट में m। तो इस तरह से आप इसको समझ गए होंगे कि किस तरह से हम इसको जो है हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है मैट्रिक्स की तैयार की, रो और कॉलम को किस तरह से हमने वेरीफाइड किया। तो चलिए इसको अब आप समझ गए हो किस तरह, क्या रो होती है, क्या कॉलम होती है, ऑर्डर क्या होता है इसका, ये सारी चीजों के बारे में आपने समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं छोटे छोटे एग्जांपल आपको बताता हूं किस तरह से रो और कॉलम बनता है, क्योंकि इस चैप्टर में जब तक हम लोग रो और कॉलम के बारे में नहीं समझेंगे, इसके ऑर्डर के बारे में नहीं समझेंगे, अवयव के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक हमें इस चैप्टर को, ये क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आएगी। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं यहां से, ये 1 2 3 और आपका 3, इस तरह से। अब आप बताओ यहां से इसका ऑर्डर क्या होगा, मतलब रो और कॉलम क्या बनेंगे। तो रो और कॉलम क्या बनेंगे बताओ? पहली रो ये हो गई और दूसरी रो ये हो गई, तो 1 और 2, तो रो हो गई 2, कॉलम कितना होगा बताओ? 1 और 1 2, इस तरह से। अगर आपसे इसमें एलिमेंट पूछने लगे, अगर आप इसमें एलिमेंट पूछने लगे कि आखिरकार A11 बताओ, A11 का मान बताओ, A11, A11 का मतलब होता है कि पहली रो पहला कॉलम, पहली रो 1 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, तो बताओ कितना होगा 1। आपसे पूछने लगे कि दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो अगर इस तरह से पूछने लगे आप लोगों से, ये चलो ये बताता हूं मैं ऐसे 1 2, मतलब पहली रो में दूसरा कॉलम, ये कह रहा है पहली रो में, ये 1 मतलब पहला जो अवयव है आपको रो के लिए रिप्रेजेंट करेगा, पहली रो दूसरा कॉलम, बताओ कितना? 3। इसी प्रकार इसको दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम बताओ कितना? 2। और इसी प्रकार आपका आपसे पूछने लगे कि दूसरी रो में दूसरा कॉलम कौन सा है, दूसरी रो में दूसरा कॉलम कितना है? 2। तो इस तरह से आप बता दोगे। अब मैं 3x3 मैट्रिक्स लिख रहा हूं यहां से, जो किस तरह से मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, A इक्वल टू 1 3 5 6 9 7 8 5 और 3, मैंने यहां से एक मैट्रिक्स लिख दी। और दूसरी मैट्रिक्स में इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं, A इक्वल टू A11 A12 A13, इस तरह से तो होगी आपकी। उसके बाद A21 A22 A23 और A31 A32 और A33, इस तरह से आपने 3x3 रो और कॉलम, रो कितनी बताओ? पंक्ति 1 2 3 3, कॉलम कितने? 1 2 3, तो इस तरह से कंपेयर आप करोगे। जब भी आपकी मैट्रिक्स 2x2 की आएगी तो आप 2x2 से कंपेयर करोगे, और 3x3 की आएगी तो 3x3 से कंपेयर करोगे, तो इस तरह से कंपेयर होगी। अगर आप इस तरह से, जैसे आप मैंने ये बता दिया था, तो आप अगर इसको नहीं समझे हैं तो आप इस तरह से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए। अगर ये तो हो गई 3x3 की, और 2x2 की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें हम लोग, तो क्या होती है बताओ? A इक्वल टू 2x2 की होती है A11 A12 A21, अरे दूसरी पंक्ति है, और A22, तो इस तरह से
कोई भी अवयव आपसे पूछे तो आपको 2/2, ये है आपकी 2 into 2, 2/2 की आपकी मैट्रिक्स ये हो गई और 3/3 की मैट्रिक्स आपकी ये हो गई। तो कंपेयर करने के लिए जब कभी भी आपसे अवयव पूछे जाएंगे तो आप इस तरह से अवयव को जो है बताओगे। तो देखो आप ध्यान से देखो, A11 तो A11 ये A12 A12 ये हो गया। देखो आप ध्यान से A12 इस तरह से A22 A यहां से A21 बताओ कितना आ जाएगा A21 2 और A22 ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा A22 3, कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा, ये आपका ये 2 2 ये 3 है यहां से तो 3 हो जाएगा ये, ठीक है ना इस तरह से। अब यहां से कंपेयर करोगे आप लोग, देखो यहां से अगर कंपेयर करोगे यहां से आप लोग तो देखो जरा ध्यान से, अगर आपसे पूछने लगे A11 बताओ तो कितना बताओ A11 बताओ कितना 1, A12 बताओ कितना हो जाएगा आपका, A12 का मतलब ये हुआ कि पहली रो का आपको दूसरा कॉलम बताना है, तो इस तरह से A12 तो बताओ कितना बताओगे 3 और A13 बताओ कितना बताओगे, A13 बताओ 5, इस तरह से बहुत आसान हो जाती है कंपेयर करना अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है तो। दूसरा अगर आपको A21 चाहिए, A21 इक्वल टू तो बताओ कितना हो जाएगा 6, A22 बताओ कितना हो जाएगा 9, इस तरह से, और A23 बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। उसके बाद A31 बताओ कितना हो जाएगा, A31 इक्वल टू हो जाएगा आपका 8, A32 बताओ कितना हो जाएगा, A32 इक्वल टू हो जाएगा 5 और A33 हो जाएगा आपका 3। आप यहां से कंपेयर करके देख सकते हो। तो प्रत्येक एलिमेंट की कंपेयर किस तरह से होगी वो यहां से ये जो अवयव दे रखे हैं इन अवयवों से आप कंपेयर करोगे, तब आप जो है यहां से इसके एलिमेंट निकाल सकते हो। तो इस तरह से तो आप 2/2 की मैट्रिक्स आपकी हो गई और आपकी 3/3 की मैट्रिक्स ये हो गई, और भी मैट्रिक्स में संभावना बन सकती है, किस किस तरह से संभावना इसकी बनेगी वो सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए सबसे पहले मैट्रिक्स को ही समझना बहुत जरूरी है कि मैट्रिक्स की आकार ऑर्डर क्या हो सकता है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है ये हम लोग समझना बहुत जरूरी है। अब किसी व्यक्ति ने आपको कोई संख्या दे दी और इस तरह से जैसे मान के चलो मैंने यहां से एक संख्या है, किसी भी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या, किसी भी मैट्रिक्स में यदि अवयवों की संख्या सपोज करो 12 है, कितनी है बताओ, अवयवों की संख्या 12 है, तो उसका रूप क्या क्या हो सकता है, उसकी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या बनेगा। तो ऑर्डर के बारे में समझ लेते हैं हम लोग। 12 है तो देखो किस तरह से बनेगा, हो सकता है 1 into 12 बन जाए, हो सकता है 2 into 6 बन जाए, हो सकता है 3 into 4 बन जाए, इस तरह से। और इसको आप उल्टा कर देंगे, इसके अलावा संभावना कोई है 3 4, अब इसको देखो उल्टा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप एक सिस्टम से करोगे, आप थोड़ा ध्यान से देखो, 1 into 1 से लेके शुरू करोगे आप, ठीक है ना, किस तरह से करोगे मैं इसका अभी बताऊंगा एग्जांपल। 1 into 12 तो 12 गुण 12 हो गया, देखो 6 दूनी 12 और 4 तीन 12। अब इसको उल्टा और रिवर्स, जैसे ही आपकी एक निश्चित वैल्यू हो जाएगी, मिड वाली वैल्यू हो जाएगी, तो इसको उल्टा होना शुरू हो जाएगा। इसको उल्टा कर सकते हो, 3 गुणा 4 हो गया, 3 चौक 12, अब इसको उल्टा करोगे 4 गुणा 3 4 into 3, अब इसको देखो उल्टा करोगे 6 into 2 और फिर करोगे आप 12 into 1। तो इसकी संभावित जो आपकी कोटियां हैं, इसका जो ऑर्डर है ये आपका बन सकता है। इसका जो संभावित जो ऑर्डर है वो ये बनेगा आपका, जिसको बोलेंगे हम लोग कोटियां, ठीक है ना। ये जो कोटियां हैं इसकी, ये संभावित ऑर्डर है इसका, इस तरह से। तो कितनी कोटियां इसकी संभावित हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6, इसकी संभावित कोटियां जो है वो 6 हो सकती हैं। तो कैसे बनाओगे इसको, देखो आप ध्यान से। अच्छा ये पहला होता है आपका रो और दूसरा होता है कॉलम, आप ये तो समझ सकते हो, पहला रो और दूसरा कॉलम। अगर पहले को हम लोग बनाना चाहें तो किस तरह से बनाएंगे, पहले को अगर बनाना चाहें तो किस तरह से बनाएंगे, ये इसका मतलब ये है कि एक रो
रो कितनी होगी बताओ 1, और कॉलम कितने होंगे आपकी 12। कॉलम कितने होंगे बताओ 12, तो रो 1 होगी, तो रो आपकी होगी। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ जैसे एलिमेंट एग्जांपल के तौर पे मान लो आप लोग, एग्जांपल के तौर पे आप इस तरह से मानोगे। एग्जांपल हम लोग मान रहे हैं कोई भी संख्या आपकी हो सकती है इसमें, जैसे 3 5 7 8 9 और आपका 6 5 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद आपका 0 7 8, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से। तो आप बताओ यहाँ से ये कितनी रो है आपके पास, एक ही रो है, और कॉलम कितने बने बताओ आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बताओ कितने बने 12, इस तरह से। तो आप समझ गए कि किस तरह से इसकी जो कोटि को हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अच्छा, दूसरे का किस तरह से करेंगे हम लोग, इसका अगर हम लोग दूसरे का देखें 2 गुणा 6 वाला, तो a बराबर इस 2 गुणा 6 वाले का कैसे करेंगे, यदि कोई भी इसमें आपको 2 रो बनानी है, कितनी पंक्ति बनानी है बताओ, 2 पंक्तियां कैसे बनाओगे आप लोग, कोई भी मतलब कोई एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे 3 5 7, और इसके कॉलम कितने बन रहे हैं बताओ, कॉलम कितने बन रहे हैं 6, 3 5 6 8, और यहां से कॉलम आपके 2 पंक्ति और 6 कॉलम, 1 2 3 4, और यहां से 6 3, कितने हो गए बताओ, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। और आपका एक और बनेगा, ऐसे एक पंक्ति और बनेगी 4 3 2 8 7 6, मैं ऐसे ही कोई संख्या ले ली है, तो आप जरा ध्यान से कितनी पंक्ति हो गई ऐसे बताओ, कितनी पंक्ति हो गई 2, इस तरह से। और कॉलम कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। तो इसका ऑर्डर बताओ कितना हो गया 2 into 6, 2 into 6, इस तरह से। इसको समझ लेते हैं हम लोग, इसको समझ लेते हैं, a इक्वल टू बताओ कितने का बनाना है 3 into 4 का, मतलब इसमें पंक्ति कितनी होंगी, पंक्ति होंगी 3, इस तरह से पंक्ति होंगी 3 1, और कॉलम कितने होंगे बताओ 4, तो 1 3 5 9 7 8 6 3, उसके बाद पंक्ति आपको 3 चाहिए, तो 6 9 5 7 6, इस तरह से। तो आप जरा ध्यान से देखो इसका ऑर्डर कितना बनेगा 1 2 3, 3 पंक्ति और कॉलम 1 2 3 4, इस तरह से। तो इसका ऑर्डर इस तरह बना। अगर आप इसको एलिमेंट को आप गिनोगे तो देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस तरह से हम लोग इसकी जो ऑर्डर है यदि इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता लग जाएगा कि आखिर कितने अवयव होंगे, और किस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ से हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो सबसे पहले यदि अवयवों की संख्या दे रखी हो तो कोटियों की संख्या किस तरह से निर्धारित की जाएगी वो तरीका आपका ये हो गया। चलिए नेक्स्ट आपका एक एक करके चीजों को समझ रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहां से इसके यहां से कोटि के बारे में समझ गए हम लोग, कोटि के बारे में समझ गए जिसको ऑर्डर बोलते हैं हम लोग। दूसरा आपका रो के बारे में समझ गए हम लोग, जिसको हम लोग स्तंभ बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं हम लोग, पंक्ति बोलते हैं हम लोग। तो इसको रो हो गया आपका ये। और तीसरा आपका स्तंभ, स्तंभ स्तंभ इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं हम लोग। और चौथा आपका ये हो जाएगा अवयव, इसके बारे में हम लोग समझ गए अवयव क्या होता है। ये जो है अवयव, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। कितने एलिमेंट एक मैट्रिक्स में हो सकते हैं इसकी हमने गणना किस तरह से करेंगे वो सारी चीज इसको समझिए। अब इनके बारे में समझने के बाद अब आपको बता देता हूं कि मैट्रिक्स आकार कितने प्रकार की होती है। चलो, एक होती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसको हम लोग जो है देखो अपने ध्यान से, मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जीरो मैट्रिक्स होती है आपकी, एक होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स
आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, और दूसरा आपका जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, और आपकी जो है स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ऐसी मैट्रिक्स जिसके जिसका जो विकर्ण हो, अच्छा विकर्ण के बारे में अभी समझाऊंगा आपको, जिसका विकर्ण जो है केवल एक ही हो और बाकी सभी एलिमेंट जीरो हो। जैसे आपको मैं यहां से लिखता हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से मैट्रिक्स बनेगी आपकी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी ऑर्डर 2 की भी हो सकती है, 2x2 की भी हो सकती है, 3x3 की भी हो सकती है, कोई भी ऑर्डर आपका हो सकता है, लेकिन इसका ऑर्डर हम लोग अपने हिसाब से जो है लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको 2x2 की लिख देता हूं, ये हो जाएगी आपकी A11, इस तरह से लिख देता हूं मैं 1 0 0 1, इस तरह से। ये हो गई आपकी 2x2 की, ठीक है ना, 2x2 की आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद आपकी 3x3 की बताओ कितनी हो जाएगी, यहां से ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से। ये आपकी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग यहां से जिसका विकर्ण, जिसका डायगोनल 1 होता है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग। जिसका डायगोनल, ये आप देख रहे हो ध्यान से, इसका डायगोनल 1 है, बाकी सभी एलिमेंट जो है इसके 0 होंगे। तो ये डायगोनल आपका, इसमें डायगोनल 1 होना चाहिए। ये जो डायगोनल है आपका, डायगोनल, इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं, ठीक है ना, इसको विकर्ण बोलते हैं। डायगोनल 1 होना चाहिए। तो ये आपका 2x2 ऑर्डर का हो गया, और ये आपकी कितनी हो जाएगी बताओ, 3 × 3, ये 3x3 ऑर्डर का हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट आपका जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बताओ क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट बताओ क्या होंगे, जीरो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो होंगे, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कैपिटल से, और इसके सभी एलिमेंट जीरो इस तरह से आपके होंगे। ये 2x2 ऑर्डर के हो गए। ये हम लोग अपने हिसाब से इसको जो है लेते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आवश्यकता पड़ेगी अपने हिसाब से इसको लेंगे हम लोग। ये 2x2 और ये 3x3 की हो जाएगी आपकी इस तरह से, ये इस तरह से, ये आपकी 3x3 ऑर्डर, ठीक है ना। तो इसको आप लिखिए आप लोग। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स ये है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो अवयव हैं वो मतलब एक समान ही अवयव होते हैं, विकर्ण जो बिल्कुल समान होता है, ठीक है ना। इसको लिखिए पहले आप लोग, ये आप जो देखते हैं आएगा नहीं आएगा, इसको देखिए आप पहले इसको। चलिए आपने ये लिख लिया होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ये स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अदिश अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, ठीक है ना। तो अदिश आव्यूह इस तरह से बनती है, कोई भी मान सकते हो आप लोग मैट्रिक्स इस तरह से बनेगी आपकी। जैसे यहाँ से कहने का मतलब ये हुआ, इसमें जो आपका एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट होगा लेकिन समान होगा, कोई भी एलिमेंट होगा वो समान होगा, किस तरह से, जैसे यहाँ से मैं लिख दूं, यहाँ से 4 लिख दूं, 4 3 4 0 0, और यहाँ पर 0 4 0, और यहाँ पर जो है 0 0 और 4, इस तरह से। तो इस तरह से स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। बाकी अवयव तो सब शून्य होंगे, लेकिन ये एलिमेंट जो डायगोनल है वो कोई संख्या इस तरह से रिप्रेजेंट आपकी करेगी। अगर इसकी जगह 1 हो जाएगा तो ये तुरंत आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है ना। स्केलर मैट्रिक्स ये हो गई आपकी। और एक होती है आपकी विकर्ण आव्यूह, ठीक है ना, एक होती है विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह, चलिए मैं यहां से लिख देता हूं, विकर्ण डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, इस तरह से। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि यहां से विकर्ण जो है इसका, विकर्ण जो है, विकर्ण जो होगा इसका मैट्रिक्स का किस तरह से होगा, देखो ध्यान से। चलो इसको मिटाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ये मिटाना ही पड़ेगा इसको, इसको मिटाना पड़ेगा, उसके बाद बताता हूं मैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में।
हम लोग विकर्ण अवयव के बारे में समझ रहे हैं इस समय। विकर्ण अवयव, इसको बोलेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इस तरह से। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, और यहाँ से 1 0 0 0 2 3 0 और 0 0 और 5। डायगोनल मैट्रिक्स का ये है कि इसमें विकर्ण के ही अवयव होंगे, लेकिन कुछ भी हो सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, डायगोनल मैट्रिक्स में विकर्ण के ही अवयव होंगे, लेकिन अवयव कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो विकर्ण अवयव में और स्केलर मैट्रिक्स में आपकी समानता आप समझ गए होंगे। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि इसके जो अवयव होंगे, विकर्ण के अवयव होंगे, वो बिल्कुल समान होंगे। ठीक है ना, इसमें आप देख सकते हो विकर्ण के जो यहाँ से विकर्ण अवयव में आप कह सकते हो, विकर्ण अवयव में आप इस तरह से लिखोगे, विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव असमान होते हैं। विकर्ण के अवयव असमान होते हैं, इस तरह से आप लिखोगे इसको। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या लिखोगे बताओ, जिसको अदिश हम लोग बोलते हैं, अदिश, अदिश अवयव बोलते हैं इसको हम लोग। और इसमें आप लिखोगे विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव समान होते हैं, समान होते हैं। आपको ध्यान रखना है, इसमें विकर्ण के अवयव क्या होते हैं बताओ, समान होते हैं। ठीक है ना, तो अभी एग्जांपल बताया भी था मैंने, इस तरह से आप कर लोगे इसको। जैसे 1, इसको आप इस तरह से 2 0 0 और 0 2 0 0 0 और 2, इस तरह से विकर्ण के अवयव समान होंगे। अच्छा, आपको बताया था अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको तत्सम अवयव बोलते हैं हम लोग, उसके जो डायगोनल होता है वो 1 होता है। ठीक है ना, उसका डायगोनल क्या होता है बताओ, 1 1। तो सभी एलिमेंट, उसके बाकी एलिमेंट 0 होंगे, लेकिन विकर्ण के जो एलिमेंट होंगे वो 1 होंगे आपके। और 0 जो आपका बताया था मैंने, 0 अवयव बताया था आपको, शून्य अवयव, उसके सभी एलिमेंट जो है वो क्या होंगे बताओ, 0 होंगे। तो सबके बारे में समझ चुके हम लोग। एक बार पुनः अभी रिवीजन करवा देता हूं मैं, तो किस तरह से सभी का भी एक बार में रिवीजन करा देता हूं किस तरह से। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप समझ गए होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो अवयव जो होती है आपकी, उसमें जो विकर्ण के अवयव जो है वो आपके 1 होंगे। ठीक है ना, विकर्ण के अगर 2/2 की है तो इसका जो क्रॉस में 1 1 आपके दोनों ही 1 होंगे, और 3/3 की है तो आपका 1 1 1 आपका 3 बार 1 1 होगा। ठीक है ना, अच्छा, ये हो गया आपके तत्सम अवयव। दूसरा है आपका अदिश अवयव, जिसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में आपको ध्यान रखना है कि जो अवयव है आपकी वो समान, ये जो है जो विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव है वो समान होना चाहिए। चाहे हो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन विकर्ण के अवयव क्या होंगे बताओ, समान होंगे। तीसरा आपका आइडेंटिटी हो गया, स्केलर हो गया, और आपका है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बताया था बताओ, डायगोनल मैट्रिक्स में बताया था मैंने कि जो विकर्ण के अवयव जो हैं, विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो अवयव है वो शून्य रहेंगे। विकर्ण के अवयव क्या होंगे बताओ, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है ना, तो आज हम लोगों ने इसका कांसेप्ट समझा। कल हम लोग जो है कल इसके एक्सरसाइज को और बाकी जो चीजें हैं उनको समझेंगे हम लोग, ये एक्सरसाइज भी करेंगे हम लोग। तो ये जो कांसेप्ट मैंने बताया था, इसको आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको अब दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, धीरे धीरे कांसेप्ट 1 बाय 1 करके हम लोग इसको समझेंगे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग कल एक्सरसाइज के साथ इसको मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।